तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे चाइनीज कुंग फू फिल्म के बारे में जिसका नाम है फियरलेस। तो मूवी की शुरुआत एक 10 साल के बच्चे हुओ से होती। वह एक मार्शल आर्ट मास्टर एंडी का बेटा है। एंडी कभी भी हुओ को उसके अस्थमा के कारण उसे मार्शल आर्ट्स के प्रशिक्षण में भाग लेने की अनुमति नहीं देता है। हालांकि बच्चे को कुंग फू का शौक है, वह इसकी मूल बातें जानने के लिए अपने पिता की कक्षाओं में घुसने की पूरी कोशिश करता है। हुओ का एकमात्र दोस्त जिनसन नाम का एक बच्चा है। वह हुओ के सभी काम करता है जिसमें स्कूल वर्क भी है। हुओ के पिता एंडी शहर में मार्शल आर्ट में दूसरा सर्वश्रेष्ठ है जो जल्द ही आज बदलने वाला है, क्योंकि उसे शहर के सर्वश्रेष्ठ कुंग फू मास्टर झाओ ने चुनौती दी है। हुओ लड़ाई को लेकर उत्साहित है और उसे विश्वास है कि जीत उसके पिता की ही होगी। एंडी मैच में काफी अच्छा प्रदर्शन करता है और झाओ पर घातक प्रहार करते रहता है, लेकिन उसका विश्वास और निष्पक्ष गेम प्ले उसे ऐसा करने से रोकता है। उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हुए झाओ ने जवाबी हमला किया और बेईमानी से मैच जीत लिया। इस घटना से हुओ दुखी होता है। तब झाओ का बेटा उसे एक लड़ाई के लिए चुनौती देता है। जब सारे बच्चे एक साथ होते हैं, हुओ आत्मविश्वास से चुनौती लेता है, लेकिन कुछ ही समय में हार जाता है। उस समय वह अपने परिवार के नाम को बहाल करने और टियानजिन में सर्वश्रेष्ठ मार्शल आर्ट मास्टर बनने की कसम खाता है। वह और जिनसन उसके पिता की लाइब्रेरी में जाते हैं और मार्शल आर्ट के बारे में उनकी किताब चुराते हैं। फिर किताब का इस्तेमाल करते हुए वह बिना आराम किए दिन रात ट्रेनिंग करता है। जब हुओ को अंततः लगता है कि वह तैयार है, तो वह झाओ को फिर से लड़ने के लिए चुनौती देता है। झाओ आत्मविश्वास से चुनौती स्वीकार करता है, लेकिन अब एक प्रशिक्षित हुओ के खिलाफ वह तुरंत कमजोर साबित होता है। कई सालों बाद हुओ मार्शल आर्ट में और भी बेहतर बनता है और वह अब काफी बड़ा हो चुका है। उनके पिता और उसकी पत्नी का बहुत पहले निधन हो गया है, पर उन्हें एक छोटी बेटी है। हुओ उसे बहुत प्यार करता है और वही जीवन में उसकी खुशी और गौरव है। झाओ के साथ अपनी आखिरी लड़ाई के बाद हुओ अंत में जीत हासिल करता है। उसने कई विरोधियों से लड़ाई लड़ी है, लेकिन उनमें से कोई भी इतना अच्छा नहीं था कि उसे कड़ी टक्कर दे सके। हुओ ने पिछले कुछ वर्षों में बहुत सारे प्रशंसकों और अनुयायियों को भी इकट्ठा किया है, लेकिन इस दौरान उसने गर्व विकसित किया है और अपने पिता के सिद्धांतों को भूल रहा है। वह हर समय शराब पीता है और पार्टियां करता है और अपने शिष्यों को अभ्यास से ज्यादा मस्ती करने पर ध्यान केंद्रित करने देता है। कभी कभी वह इतना पी लेता है कि वह अपनी बेटी के पास घर लौटना भूल जाता है। उसने अपने परिवार का सारा पैसा खर्च कर दिया है और कर्ज में डूब गया है, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं है। एक शाम वो अपने सबसे अच्छे दोस्त जिनसन के पास जाता है, जो अब एक धनी व्यापारी है और एक प्रसिद्ध रेस्टोरेंट का मालिक है। और हमेशा की तरह वो आधी रात तक शराब पीता है और अपने अनुयायियों को भोजन देता है। जिनसन के सहायक ने उसे याद दिलाया कि वो ने 1 साल से अधिक समय से उसके बिलों का भुगतान नहीं किया है। बाद में उस मुफ्त में खाने पीने का व्यवहार करता है। वो चाहता है कि हुओ अपने खर्च करने की आदतों से सावधान रहे, लेकिन हुओ को लगता है कि जिनसन सिर्फ कंजूस है। अगले दिन वो अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी किन से मिलता है। वह अकेला आदमी है जिसने अभी तक हुओ से लड़ाई नहीं की है। उसने उसके हर प्रतिद्वंद्वी को भी हराया है, इसलिए किन को मार्शल आर्ट में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। वे तब एक मामूली विवाद में पड़ जाते हैं। तब हुओ अपना गुस्सा अपने शिष्यों पर निकालता है जब वे प्रशिक्षण लेते हैं। रात में उनके एक अनुयायी को स्ट्रेचर पर उनके पास लाया जाता है। पता चलता है कि किन ने किसी कारण से उसे पीटा था। हुओ मानता है कि उसने ऐसा किया था और गुस्से से भर जाता है। दूसरी तरफ जिनसन के रेस्तरां में किन और उनका परिवार उनका जन्मदिन मना रहे हैं। अचानक हुओ अपने लोगों के साथ अंदर आता है और पास की एक टेबल पर शराब पीने लगता है। किन उसे इस रात के लिए अपने विवादों को अलग रखने के लिए कहता है, क्योंकि वह लड़ना नहीं चाहता, लेकिन हुओ पीछे हटने के मूड में नहीं है। जिनसन भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन बदले में हुओ उसका अपमान करता है और गुस्से में आकर वो अपनी बचपन की दोस्ती भी तोड़ देता है। अब और भी गुस्से में हुओ ने किन को लड़ाई के लिए चुनौती दी और अगर वो स्वीकार नहीं करना चाहता तो उसे घुटने टेकने के लिए कहता है। तब हर कोई अपनी सुरक्षा के लिए रेस्टोरेंट से बाहर निकलता है। वे एक गहन लड़ाई में शामिल हो जाते हैं। दोनों कौशल और ताकत में मेल खाते हैं, लेकिन जब हुओ पर गुस्सा हावी हो जाता है तो वह निष्पक्ष नहीं होता है। वह किन को तब तक पीटता है जब तक कि वह थक नहीं जाता और अंतिम प्रहार के साथ वह उसकी छाती पर जानलेवा पंच मार देता है। तब इससे उसकी तुरंत मौत हो जाती है। हुओ सुबह अपने घर लौटता है तो वह उसकी मां को बिस्तर पर मरा हुआ पाता है। किन के अनुयायियों ने उससे बदला लेने के लिए उसे मार डाला था। तब वह उसकी मौत का शोक मनाता है, लेकिन अचानक उसे महसूस होता है कि उसकी बेटी भी घर में ही थी। उसके कमरे में जाने पर उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख मिलता है। उसकी बेटी बिस्तर पर पड़ी है और वो खून से लथपथ है। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली है जिसे उसने घर लौटने पर उसे देने का वादा किया था। इन सब के लिए वो खुद को दोषी मानता है और टूटा हुआ हुओ घर से बाहर निकलता है। जब उसके शिष्यों घर में ही थी, उसके कमरे में जाने पर उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख मिलता है। उसकी बेटी बिस्तर पर पड़ी है और वो खून से लथपथ है। उसके हाथ में एक छोटी सी थैली है जिसे उसने घर लौटने पर उसे देने का वादा किया था।
इन सब के लिए वो खुद को दोषी मानता है और टूटा हुआ हुओ घर से बाहर निकलता है। जब उसके शिष्यों ने उसे बताया कि जिस व्यक्ति को किन ने पीटा था उसने उसकी पत्नी का अपमान किया था, किन ने उसे अपनी पत्नी के सम्मान के लिए नहीं बल्कि उसकी पत्नी के सम्मान के लिए पीटा था, तब अफसोस और दोहक से भरे हुओ को अपने जीवित रहने का कोई कारण नहीं दिखता और वह जहाज पर चढ़ता है और एक कोने में लेट जाता है। जहां भी वह ले जाए जाने के लिए वह तैयार है। 6 महीने उस पर रहने के बाद हुओ खुदकुशी करता है, लेकिन जल्द ही लोगों के एक समूह द्वारा उसे बचा लिया जाता है। वे उसे अपने कबीले में ले आते हैं और उसकी बहुत देखभाल करते हैं, लेकिन होश में आने के बाद भी हुओ डिप्रेशन में चला जाता है और किसी से बात नहीं करता है। तब मून नाम की एक अंधी महिला उसकी देखभाल करती है और उसे चिंता होती है कि वह कभी बिस्तर से नहीं उठेगा, लेकिन उसकी अनुभवी दादी को विश्वास है कि वह समय के साथ ठीक हो जाएगा। एक दिन मून हुओ के बालों को काटने की पेशकश करती है। वह 1 महीने में पहली बार चलता है और उसके साथ एक नदी में जाता है, जहां वह उसके बाल काटने में उसकी मदद करती है। उस दिन से वह उनके समुदाय का सदस्य बन जाता है। वो खाना बनाने, खेती करने और घर के काम करने में उनकी मदद करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं मून और हुओ एक दूसरे के प्यार में पड़ने लगते हैं। फिर एक दिन उनके समुदाय का एक बच्चा पड़ोस के समुदाय से गाय चुराते हुए पाया जाता है। तब उस बात के लिए दादी और मून उन लोगों से क्षमा मांगते हैं, लेकिन उनकी परंपरा के अनुसार जो कोई गलती करता है उसे तब तक पीटा जाना चाहिए जब तक कि अगरबत्ती न बुझ जाए। हुओ तब बच्चे की जगह उसे पिटाई करने की पेशकश करता है, जिसका मतलब है कि हुओ को नेता के खिलाफ लड़ना होगा। हालांकि हुओ उसे कुछ ही समय में खत्म कर सकता है, पर वह नहीं चाहता कि वह अपने मार्शल आर्ट का उपयोग किसी को चोट पहुंचाने के लिए करे। शुरू में तो वह अपना बचाव भी नहीं करता और उसे बहुत पीटा जाता है, लेकिन दादी से थोड़ी प्रेरणा लेने के बाद वह हमलों को चकमा देने लगता है, जिसके बाद नेता उस पर एक भी वार नहीं कर पाता है। तब नेता वो अपनी हार स्वीकार करता है और हुओ की प्रशंसा करता है। अगले दिन हुओ, मून और जनजाति के बच्चे मैदान में हैं। बच्चे हुओ से कुंग फू सीखना चाहते हैं, लेकिन वह उन्हें पढ़ाने से मना कर देता है। वह जानता है कि महान शक्ति लोगों का क्या करती है और गांव में अगर पहले से ही शांति हो तो इसे बरकरार रखना चाहिए। तब बच्चे मासूमियत से यह भी कहते हैं कि हुओ और मून एक दूसरे के सबसे करीब हैं, लेकिन वे दोनों उन्हें नजरअंदाज कर देते हैं। एक दिन मून अपने माता पिता की कब्र देखने जाती है। यह हुओ को उसके माता पिता और बेटी की याद दिलाता है जिसे उसने उसकी मृत्यु के बाद छोड़ दिया था। अब जबकि वह बेहतर मानसिक स्थिति में है, वह उनकी कब्रों पर जाने के लिए घर लौटना चाहता है। वो मून को योजना के बारे में बताता है और वो खुशी खुशी उसे प्रोत्साहित करती है। हुओ जितनी जल्दी हो सके वापस आने का वादा करता है और उसे उसका इंतजार करने के लिए कहता है। बाद में हम उसे उसके शहर टियानजिन आते हुए देखते हैं, जो अब एक पूरी तरह से अलग जगह है। किंग राजवंश के जाने के बाद कई मजबूत राष्ट्रों ने चीन पर हमला किया और उस पर अधिकार कर लिया, जिसके कारण कई विदेशी निवासियों ने शहर में निवास किया। वो अपने बचपन के घर जाता है, जो अब एक पुरानी जर्जर जगह है। पारिवारिक नौकर लाइफू उसका स्वागत करता है। उसने चीजों को अच्छे से रखने की पूरी कोशिश की है, लेकिन हुओ के जाने के बाद लेनदारों के एक झुंड ने पैसे की तलाश में पूरे घर को तहस नहस कर दिया था। जिसके बाद हुओ अपने परिवार की कब्र पर जाता है और अपने पिता से माफी मांगता है। वह आखिरकार समझ गया कि वह पंच क्यों नहीं मारे, जबकि वह सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब जीत सकते थे। बाद में वह क्यूई के परिवार से माफी मांगने जाता है और अपने धर्मस्थल के सामने झुक जाता है। जैसे ही वह शहर में घूमता है, वह देखता है कि हरक्यूलिस नाम का एक फाइटर चीनी लोगों को लड़ाई में चुनौती दे रहा है और वह हर लड़ाई में आगे रहा है और अपनी अगली जीत के चीनी फाइटर्स को चुनौती दे रहा है। चीनी विरासत को संरक्षित करने के लिए वो उसे चुनौती देना चाहता है, लेकिन उसे इसके लिए कुछ पैसे की आवश्यकता होगी। इसलिए वह जिनसुन के घर जाता है और सालों पहले जो हुआ उसके लिए माफी मांगता है। जब जिनसन को पता चलता है कि उसे किस लिए पैसे की जरूरत है, तो वह उसे पैसे सौंपने से पहले समय बर्बाद नहीं करता है। फिर शंघाई में हरक्यूलिस हुओ के खिलाफ एक जबरदस्त मैच होने वाली है, पर ज्यादातर लोगों का मानना है कि हुओ जैसा कोई छोटा व्यक्ति हरक्यूलिस को कभी नहीं हरा सकता, जो उससे दोगुने आकार का है। मैच शुरू होने से पहले